गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हम हिस्ट्री को फर्स्ट टॉपिक से कवर कर रहे थे। तो हमने जो 15 टॉपिक इससे पहले पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, उसी का ये पार्ट 2 है। हम पढ़ रहे थे दक्षिण भारत का इतिहास, तो उसका फर्स्ट टॉपिक हमने कवर कर लिया था और इसी का पार्ट 2 है आज सेकंड टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण भारत के इतिहास को हमने दो भागों में बांटा था। पहला था संगम काल और दूसरा था दक्षिण भारत के राजवंश। संगम काल में हमने 3 राजवंश पढ़े और आज पढ़ेंगे हम दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में, इसका पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। पल्लव वंश। पल्लव वंश के जो संस्थापक थे वो थे सिंह विष्णु। पल्लव वंश की राजधानी कांची थी, जिसे आज के समय में तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है। इनकी राजभाषा संस्कृत थी। इनका जो राजा था सिंह विष्णु, जो पल्लव वंश का संस्थापक था, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। उसका शासनकाल 575 से 600 ईस्वी तक रहा। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इनके दरबार में भारवी नाम का लेखक रहता था, जिसने कीर्तार्जुनीयम की रचना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंह विष्णु के दरबार में भारवी नाम का कवि रहता था, जिसने कीर्तार्जुनीयम की रचना की थी। मामल्लपुरम में वाराह मंदिर का निर्माण भी सिंह विष्णु ने ही किया था। वाराह मंदिर का जो निर्माण था वो भी सिंह विष्णु ने किया था। इसके बाद जो अगला राजा हुआ वो हुआ महेंद्र वर्मन प्रथम। देखिए फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने वही फैक्ट ऐड किए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। बाकी मैंने इसमें ऐड नहीं किया। जो भी पूछे जाते हैं मैंने सिर्फ वही टॉपिक और वही फैक्ट्स इसमें ऐड किए हैं। तो अब महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में पढ़ते हैं। इनका कार्यकाल 600 से 630 ईस्वी तक रहा। सिंह विष्णु के बाद उसका जो पुत्र था महेंद्र वर्मन, वो शासक बना। यह बहुत अच्छा संगीतज्ञ और चित्रकार था। कौन? महेंद्र वर्मन क्या था? एक संगीतज्ञ और चित्रकार था। इसने मत विलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मत विलास हास्य ग्रंथ की रचना की थी वो महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी और यह पल्लव वंश से रिलेटेड है। नेक्स्ट है इनके बारे में। चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने इन पर आक्रमण किया तथा इन्हें हरा दिया। चालुक्य जो वंश के राजा थे पुलकेशिन द्वितीय, उन्होंने किस पे आक्रमण किया था? महेंद्र वर्मन पर आक्रमण किया था और इन्हें हरा दिया था। उसके बाद बना शासक नरसिंह वर्मन प्रथम, जिनका शासनकाल रहा 630 से 668 ईस्वी में। पल्लव वंश का सर्वाधिक जो शक्तिशाली राजा था वो नरसिंह वर्मन प्रथम ही था, इसलिए यह महामल्ल कहलाया। क्या कहलाया? महामल्ल। नेक्स्ट पॉइंट है इनके बारे में। पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में पराजित कर वातापी कोट की उपाधि धारण की थी नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी समय ह्वेनसांग ने कांची में प्रवेश किया था। ये इंपॉर्टेंट है कि ह्वेनसांग ने किसके समय में कांची यानी तमिलनाडु में प्रवेश किया था? तो वो किया था नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का जो निर्माण किया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही किया था। वहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का जो निर्माण था वो नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही किया था। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट जो राजा हुए इनके बाद, नरसिंह वर्मन द्वितीय। क्योंकि नरसिंह वर्मन प्रथम और द्वितीय में सबको कन्फ्यूज होता है, तो जो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण था वो नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही किया था। तो नेक्स्ट है हमारा नरसिंह वर्मन द्वितीय। इन्होंने 700 से 728 ईस्वी तक शासन किया था। इसका कार्यकाल शांति का काल था। कैसा काल था? शांति का काल था। तथा स्थापत्य कला का विकास नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। शोर मंदिर, कैलाश मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण इसी के शासनकाल में हुआ था। यानी नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में शोर मंदिर, कैलाश मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था। इसके दरबार में प्रसिद्ध लेखक डंडिन रहते थे। जो संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक थे डंडिन, वो किसके शासनकाल में रहते थे? किसके दरबार में रहते थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। ये था पल्लव वंश। अब हम पढ़ते हैं चालुक्य वंश के बारे में।
तो चालुक्य वंश में पहला था वातापी या वादामी चालुक्य। वातापी या इन्हें वादामी चालुक्य भी कहते हैं। इसके संस्थापक थे पुलकेशियन प्रथम। कौन था? पुलकेशियन प्रथम। इनकी राजधानी थी वातापी, इसीलिए इन्हें वातापी या वादामी के चालुक्य भी कहते हैं। पुलकेशियन, उसके बाद पढ़ते हैं हम सीधे पुलकेशियन द्वितीय के बारे में, जो इम्पोर्टेंट है। इस वंश का सबसे महान शासक था। इसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पर परास्त कर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पुलकेशियन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पर परास्त कर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। पुलकेशियन द्वितीय के बारे में सारी जानकारी जो है वो ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ऐहोल अभिलेख से हमें पुलकेशियन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। यह अभिलेख संस्कृत भाषा में है, जिसकी रचना रवि कीर्ति ने की थी। यह अभिलेख कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और इसकी रचना की थी रवि कीर्ति ने। किसकी? ऐहोल अभिलेख की। और इस वंश का जो वातापी चालुक्य वंश का अंतिम शासक हुआ वो हुआ कीर्तिवर्मन। इसमें बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, जो भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, बस मैंने वही फैक्ट ऐड किए हैं। उसके बाद दूसरा आता है वेंगी के चालुक्य। वेंगी के चालुक्य किसे कहते हैं? पुलकेशियन द्वितीय ने अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को यहाँ का राजा बनाया था। वेंगी को जीत करके पुलकेशियन द्वितीय ने अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को यहाँ का राजा बनाया था। उन्हें वेंगी के चालुक्य कहते हैं। इनकी राजधानी वेंगी थी। इसकी पत्नी आयना महादेवी ने विजयवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण कराया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। किसकी पत्नी ने? जो वेंगी के चालुक्य में जो आता है, पुलकेशियन द्वितीय का जो छोटा भाई था विष्णुवर्धन, उनकी जो पत्नी थी आयना देवी, उन्होंने ही विजयवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य किसे कहते हैं? ये हैदराबाद का जो क्षेत्र है वो कल्याणी के चालुक्य के अंतर्गत आता है। हैदराबाद के आसपास का क्षेत्र। इनकी राजधानी कल्याणपुर थी। इसके संस्थापक थे तैलब द्वितीय। कल्याणी के चालुक्य के संस्थापक थे तैलब द्वितीय। और इनका जो शक्तिशाली राजा हुआ वो विक्रमादित्य षष्ठ थे। कौन थे? विक्रमादित्य षष्ठ थे। इसने 1076 में राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में चालुक्य विक्रम संवत की शुरुआत की थी। किसने? विक्रमादित्य षष्ठ ने 1076 में राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में चालुक्य विक्रम संवत की शुरुआत की थी। संवत का मतलब होता है कैलेंडर। विक्रम कैलेंडर की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है विक्रम कुंड नामक नगर को भी किसने बसाया था? विक्रम षष्ठ ने ही बसाया था। विक्रम कुंड नामक नगर को इन्होंने बसाया था और विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। अब नेक्स्ट आता है, ये था चालुक्य वंश। इसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी, वेंगी के चालुक्य और वातापी चालुक्य, कल्याणी चालुक्य। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश का जो कार्यकाल था 735 से 756 ईस्वी तक माना जाता है। राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे वो थे दंती दुर्ग। इनकी राजधानी थी मान्यखेत। कहाँ थी? मान्यखेत। और इस वंश के जो प्रमुख राजा थे वो कौन कौन थे? पहला था कृष्ण प्रथम। कृष्ण देवराय भी बोलते हैं इनको, कृष्ण देवराय प्रथम। दंती दुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम शासक बना। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का जो निर्माण था वो कृष्ण प्रथम ने ही कराया था। अगला जो शासक था वो हुआ ध्रुव। अगला शासक ध्रुव हुआ, जिसे धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है इस वंश का जो तीसरा शासक, अगला शासक हुआ वो था गोविंद तृतीय। यह बहुत ही प्रतापी शासक था। इसने पल्लव, पांड्य और गंग शासकों को पराजित किया था। यानी पल्लव, पांड्य और गंग तीनों शासकों को किसने पराजित किया? गोविंद तृतीय ने। नेक्स्ट जो शासक हुआ वो था अमोघवर्ष। अगला शासक बना अमोघवर्ष। यह जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग की रचना की थी। कविराज मार्ग की रचना किसने की थी? अमोघवर्ष ने। वो राष्ट्रकूट वंश से रिलेटेड था और कन्नड़ भाषा में किया था। नेक्स्ट जो राजा बना वो था कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय, इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के प्रमुख कवि पौन रहते थे। जो पौनन, कन्नड़ भाषा के जो प्रमुख कवि थे पौनन, वो किसके दरबार में रहते थे? कृष्ण तृतीय की, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शांति पुराण की रचना किसने की थी? पौनन ने। पौनन कहाँ के कवि थे? कन्नड़ भाषा के कवि थे। और कहाँ रहते थे? कृष्ण
तृतीय के दरबार में रहते थे और कृष्ण तृतीय है राष्ट्रकूट वंश का राजा। नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इस वंश से रिलेटेड जो मैंने इसमें ऐड किए हैं। एलोरा और एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में ही हुआ था। एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं जो महाराष्ट्र में स्थित है और इस 34 गुफाओं में कौन कौन सी गुफाएं हैं? 1 से 12 तक बौद्ध गुफाएं हैं और 13 से 29 तक हिंदू गुफाएं हैं और 30 से 34 तक जैन गुफाएं हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपका जानना जरूरी है कि कौन कौन सी गुफाएं किस धर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये हमने पढ़ा अभी हमने पढ़ा चालुक्य वंश और उसके बाद पढ़ा राष्ट्रकूट वंश। अब नेक्स्ट हमारा है चोल वंश जो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने चोल वंश को संगम काल में भी पढ़ा होगा 3री शताब्दी में, और फिर से हम चोल वंश को पढ़ रहे हैं क्योंकि 3री शताब्दी में इनका अंत हो गया था और फिर से 9वीं शताब्दी में चोल वंश का उदय हुआ था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वंश है। तो अब शुरू करते हैं चोल वंश, संगम काल की 3री शताब्दी। नेक्स्ट है इस वंश का जो तीसरा शासक, चोल वंश का पतन हो गया था, फिर 9वीं शताब्दी में दोबारा उदय हुआ था। मैंने आपको बताया था कि जो संगम काल की 3री शताब्दी थी उसमें चोल वंश का पतन हो गया था और 9वीं शताब्दी में फिर से इनका उदय हुआ था। चोल वंश के संस्थापक थे अभी विजयपाल और इनकी राजधानी तंजौर थी। इनके जो प्रमुख शासन हुए थे इस टाइम पे, प्रमुख शासक हुए थे, उसमें पहला है प्रांतक प्रथम। इसके शासनकाल में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने आक्रमण किया था। यानी जो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय था उसने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? प्रांतक प्रथम की। इतिहास में इस युद्ध को तक्कोलम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस इतिहास में इस युद्ध को तक्कोलम का युद्ध कहा जाता है। इसमें चोलों की हार हुई थी। यानी जो प्रांतक प्रथम था इसके शासनकाल में राष्ट्रकूट शासक के जो राजा थे कृष्ण तृतीय, उसने आक्रमण किया था और इसी युद्ध को तक्कोलम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है और इस युद्ध में चोलों की हार हुई थी। नेक्स्ट जो राजा हुआ वो हुआ राजराज प्रथम। नेक्स्ट राजा कौन हुआ? राजराज प्रथम। चोल वंश का सबसे महान और शक्तिशाली राजा हुआ था राजराज प्रथम। यह शैव धर्म का अनुयायी था। इसने श्रीलंका पर आक्रमण करके उसके उत्तरी हिस्से पर विजय प्राप्त की थी। किसने? राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण करके उसके उत्तरी हिस्से पर विजय प्राप्त की थी। इसी ने तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। यह पूरी तरह ग्रेफाइट से बना है। जो ये मंदिर है ये पूरी तरह ग्रेफाइट से बना है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में भी शामिल किया है। जो तंजौर का जो प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था? राजराज प्रथम ने, और यह चोल वंश से रिलेटेड था। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रथम। चोल वंश का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के ही शासनकाल में हुआ था। जो नेक्स्ट राजा हुए थे राजराज प्रथम के बाद वो थे राजेंद्र प्रथम और इनके शासनकाल में ही चोल वंश का सर्वाधिक विस्तार। इन्होंने संपूर्ण श्रीलंका को जीतकर उसे अपने राज्य में मिला लिया था। किसने? जो राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीतकर उसे अपने राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट था गंगेकोंड चोलपुरम को चोलों की नई राजधानी बनाई थी। किसने? राजराज प्रथम ने गंगेकोंड चोलपुरम को चोलों की नई राजधानी बनाई थी और चोल वंश का जो अंतिम शासक था राजेंद्र तृतीय था। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। यही था चोल वंश और दक्षिण भारत के राज्य। आज दक्षिण भारत का इतिहास आज हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो इसके अलावा कुछ और भी 1-2 फैक्ट्स हैं जो आपका जानना ज़रूरी है और एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो उसमें चोल वंश में भगवान विष्णु के उपासक को अलवार कहते थे। यानी जो भगवान विष्णु के जो उपासक थे उन्हें अलवार कहा जाता था। शिव के उपासक को नैनार कहा जाता था और सोने के सिक्कों को कांसू कहा जाता था। कई बार ये क्वेश्चन MCQs में बार बार रिपीट होते हैं कि अलवार किसे कहते हैं, नैनार किसे कहते हैं या कांसू किसे कहते हैं। तो इनमें कंफ्यूज नहीं करना। जो चोल वंश में विष्णु के उपासक होते थे वो अलवार कहलाते थे, शिव के उपासक होते थे वो नैनार कहलाते थे और वहाँ पर जो सोने के सिक्के चले थे उन्हें कांसू कहा जाता था।
तो ये था फ्रेंड्स हमारा दक्षिण भारत का इतिहास। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं सारे मैंने ऐड कर दिए हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट है सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। इसमें कुछ भी अब नहीं छूटा है। तो ये वीडियो होती है यहीं पे समाप्त। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।